सर मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया और इतना टाइम हमें उस वक्त में दिया कि जब मीडिया में एंट्री बड़ा मुश्किल होती थी, गेट से अंदर नहीं आया जाते थे। तो सर ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र है, जो माशाल्लाह अखबार से होते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए, इस वक्त डिजिटल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, तो कैसे चेंज करते रहे आप, ये सारा स्विचिंग करते रहे और उसमें रेलेवेंट भी रहे आज के दिन तक? अच्छा देखो, मेरा ज़ाती यकीन है ये कि अगर कोई कहता है ना मैं सेल्फ मेड हूँ तो झूठ बोलता है। देयर इज़ नो बॉडी सेल्फ मेड। ये सब अल्लाह की अता होती है और वो खुद ही कुछ इस तरह का बनाता चला जाता है कि चीज़ें निखरती जाती हैं, आगे जाती जाती है। मैं तो अखबार बेचता था बसों में और आवाज़ लगा के अखबार बेचता था और कोई 1 साल अखबार नहीं बेचे मैंने ज़िंदगी के 10 से 15 साल अखबार बेचे। मैं जब 11-12 साल का था तो मैंने अखबार बेचने शुरू कर दिए थे और जब मेरा बीए का रिजल्ट आया तो मैं अखबार बेच रहा था सड़क के ऊपर। मेरे दोस्त ने आके कहा तू बीए कर दे, पास हो गया। वाह। तो मैं तो एक अरसे से उसका हिस्सा हूँ। फिर उसके बाद ये कि वो अखबार की खुशबू मेरे अंदर बस गई। अखबार बेचने वाला ना अखबार ऐसे रखता है, ये ऐसे हाथ पे होते हैं और ऐसे अखबार सामने होते हैं और एक अखबार उसने डिस्प्ले के लिए ऐसे पकड़ रखा होता है जो नीचे आया होता है। अच्छा, उसने मुझे बहुत, मेरे ये जर्नलिज्म में मेरी जितना मुझे कंट्रीब्यूट मेरी अखबार फरोशी ने किया ना, या जो सोशल मीडिया पे जो जुमले वायरल हो जाता है ना, ये वो अखबार फरोशी की मरहून मिन्नत है। वो कैसे कि अखबार बेचने वाला एक सुर्खी की आवाज लगाता है और वो ये प्लान करता है कि ये सुर्खी मैंने बोलनी है तो ये सामने वाला अखबार खरीदेगा। यानी वो कैची लाइंस आप उस वक्त से पिक कर रहे हैं। मुझे उस वक्त से जो कारी है या व्यूवर है उसकी नफ्सियात समझने की मदद मिली कि ये कौन सी चीज पिक करता है। मैं जब छोटा सा अखबार बेचता था तो कोई सुर्खी कहता था, ठीक है, तो वो मैं देखता था कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर मैं वो कैची सुर्खी की आवाज लगा रहा हूं तो सामने वाला फिर वो सुन के एकदम कहता था अखबार दे दे। तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि ये वो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज वो अखबार फरोशी इस शक्ल में वो काम आ रही है। अच्छा, कैसा रहा सफर पूरा? उसमें ज़्यादा चैलेंजेस भी आए होंगे और जब इतना टफ वक्त आपने शुरू में, मैं वैसे कहता हूँ कि वक्त टफ कोई भी नहीं होता, गुजर जाता है, वो लर्निंग करवा के जाता है कुछ ना कुछ आपको, जो बंदा मेहनत करता रहता है। यानी एक अखबार बेचने वाला बसों के अंदर आज माशाल्लाह इज्जत, शोहरत, पैसा भी मुझे उम्मीद है कि होगा इंशाल्लाह, सब कुछ रब ने दिया हुआ है। तो जो चैलेंजेस आए आपको वो मैं जानना चाहूँगा कि वो ज़रूर बताएं ताकि वो लोग जो इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज के अंदर हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इससे। अच्छा देखो, एक तो चूंकि मैं खुरदरू पौधा था, आई हैड नो गॉड फादर, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। तो मेरे पीछे एक जो ताकत थी वो ये थी कि मैंने हारना नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं हार जाऊंगा तो फिर यूं कर लूंगा। नो, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैंने हारना नहीं है, ठीक है। और ये अखबार फरोशी से मैंने बसों में अखबार बेचे, बर्फ के गोले बेचे, पकोड़े बेचे, मकान बनाए, ईंटें उठाई, गारा उठाया अपने हाथों से, सीमेंट की कई बोरियां जो हैं, कई दर्जन बोरियां जो हैं वो उठा के और वो ट्रक से मैं ये, और एक दिन नहीं, उसने ना मुझे एक लड़ना सिखाया कि मैंने लड़ना है और मैंने जीतना है। मेरे अंदर सर्वाइवल की ख्वाहिश शायद उन बच्चों से ज्यादा थी जिनका बैकग्राउंडर बहुत मजबूत था। मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं। एक दफा हम शादरा में, मैं अखबार बेचता था, वहां मैं क्रिकेट भी हम खेलते थे, तो शादरा में हमारा मैच था, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो वहां पे कुछ लड़के बाहर खड़े थे, उन्हें पता था मैं अखबार बेचता हूं, तो उन्होंने बाहर से ना आवाजें लगानी शुरू कर दी, अखबार है, अखबार है। इट वॉज अ मोमेंट जब मैंने ये सोचा कि ये जो आवाजें लगा रहे हैं ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी ताकत है। अगर ये मेरी कमजोरी है तो ये जीत गए, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये ताकत है तो फिर मैंने आज स्कोर भी करना है और इन्हें ये बताना है कि इन आवाजों से मुझे इस ताकत मिल रही है, कमजोर नहीं हो रहा मैं। बिल्कुल सही। जो चीज तुम मेरी कमजोरी समझ रहे हो वो मेरी ताकत है, मैंने उसे ताकत बनाना है। फिर चल मैंने ऐसा भी हुआ अपनी लाइफ के अंदर कि
मैंने सुबह कहीं इंटरव्यू देने जाना होता था तो मेरे पास तो एक शर्ट थी, वो भी मैली होती थी, या उसी को रात को धो लेता था, माँ से कहता था इसको इस्त्री कर दे। इस्त्री भी उस दौर में कोई बिजली वाली नहीं थी, वो कोयलों वाली होती थी। मैं कौन सा मरियम साहिबा था कि मुझे ये साइंस आती कि मैं फ्राई पैन से इस्त्री कर लेता। उस टाइम ये साइंस ईजाद भी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो बड़ी टफ लाइफ ना गुजारते हुए अब मुझे आज भी वो मट्टी की खुशबू याद है जो मैं ज़मीन पे बैठ के चिकन छोले खाता था ना दोपहर के वक्त। मैं जब एक ऑफिस में चपड़ासी था तो मैं दोपहर को छुट्टी खाना खाने निकलता था, तो वो सबसे सस्ता खाना था। 4 आने के चने होते थे, महल 10-15 पैसे का नान था या 15 पैसे का नान था। तो मैं पैसे बचाने के लिए कि मैंने 8 आने में ये पूरा करना है, तो मैं वहाँ खाता था। तो वो जो उसने नीचे तपड़ी बिछाई हुई थी ना, वो मट्टी पानी गिर गिर के वो जमीन का ही हिस्सा हो गई। और उसकी अपनी एक खुशबू आ रही थी। उसकी अपनी एक खुशबू थी। तो वो अभी तक मेरे अंदर गूंजती रहती है कहीं, और वही मुझे मेरे औकात में रखती है। जब मैं औकात से बाहर होने लगता हूँ तो मुझे वो खुशबू महसूस होती है, तो मैं अपनी औकात में वापस मेरा सवाल अगला यही था, टर्निंग पॉइंट से पहले मेरा सवाल आपसे यही था जो आपने बताया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस मिट्टी की खुशबू के अलावा भी कोई फैक्टर्स होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सेल्फ मेड कोई नहीं होता। मैं फिर भी ये टर्म इस्तिलाहन इस्तेमाल करता हूँ कि सेल्फ मेड बहुत से लोग यहाँ पे नजर आएंगे जो शायद किसी जगह पे चौकीदारी कर रहे हो, जो शायद अखबार बेच रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, और अल्लाह ने उनको रंग लगाए। और मैं ये समझता हूँ कि इज़हार साहब, आप किसी भी शख्स को देखें जिसको अल्लाह रंग लगाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उसको चूज़ किया जाता है, पिक किया जाता है। लेकिन लोग बदल जाते हैं। बदलने से मुराद ये है कि उनका मिजाज बरहम होने लगता है, वो अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि मैं ही हूँ। और दूसरी बात जो इससे बड़ी ये है, वो माजी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये चीज़ आपके अंदर कैसे है कि आप हर चीज़ को ना सिर्फ याद रखा हुआ है, बल्कि आप उसको अब बड़े अच्छे तरीके से बयान भी करते हैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुख्तलिफ लोगों के ना मुख्तलिफ तजर्बात हैं। जैसे ज़िया शाहिद साहब थे, और वो भी एक स्ट्रगलिंग उससे आए थे, लेकिन उनमें तलखी ज़्यादा थी, ठीक है। शामी साहब हैं, वो भी एक स्ट्रगलिंग उससे निकले, लेकिन उनमें नरमी ज़्यादा है। ये इंसान के हाथ में एक वक्त आ जाता है कि उसने तय करना होता है एक ख़ास कामयाबी के बाद कि उसने किस तरफ जाना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कोई लफाजी नहीं कर रहा, और मैं कतन इसमें कहीं कोई अदाकारी नहीं कर रहा। मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कामयाब समझता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप, कोई भला नहीं समझता। मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूँ। तब्दीली तो मुझ में तब आए, तकब्बुर तो तब आए जब मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं कुछ हूँ। मुझे तो ये एहसास है ही नहीं कि मैं कुछ हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या पिद्दी शोरबा। तो मैं कैसे किसी बात में तकब्बुर में जा सकता हूँ भाई। मैंने अपने आप को कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं कुछ। तो मैं एहसास कैसे होने दूंगा। अगर हाँ कभी कोई ऐसा मुझ में आया कि मैं को वाकई को कामयाब को बहुत अपने आप को तोप समझने लगा, तो शायद हो जाए। अभी तो भाई मैं साफ बात बता रहा हूं, 60 के पास हूं, 60। मैं तो इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि हर शख्स ने मरना है, और इस बात पे भी पूरा यकीन रखता हूं कि हर शख्स ने जवाब देना है। यहां पे मैं कितने दिन तकब्बुर से रह सकता हूं। बिल्कुल सही है। मुझे ही पता है कि ये सब एक ना शराब है, एक धोखा है, और कुछ भी नहीं है। ये सब धोखा है, कुछ भी नहीं है ये सारा कुछ। तो मैं क्यों आऊं इस चक्कर में। अच्छा ये बताइए कि आपने स्ट्रगल बताई और बताया कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने बताई हैं ऐसी जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा मामला। टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आप अपनी इस करंट हैसियत में आए और चीज़ें बदलना शुरू हुई, आसानियाँ आना शुरू हुई, वो कौन सा लम्हा था। अच्छा मैं एक आपको बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ना मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। मिसाल के तौर पे 1990 में मुझे पता चला कि रोज़नामा पाकिस्तान आ रहा है, तो मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने। तो पता चला जी टेस्ट होने, मैं वहाँ गया तो पता चला जी टेस्ट हो गए, खेड़ मुक गई है। तो मैं वापस मुड़ रहा था, तो एक शख्स, मेरा यकीन है ये कि वो इंसान के रूप में अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, मेरा ये यकीन है।
उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, टेस्ट दे दो और मैं ये टेस्ट उन टेस्टों के अंदर घुसा दरमियान रख दूंगा। हाँ। अगो तेरी किस्मत। मैंने टेस्ट दे दिया, मैं पास हो गया। अगर वो शख्स मेरी लाइफ में ना आता जिसने मुझे कहा कि अच्छा तुम टेस्ट दे दो, तो मैं शायद अखबार ही बेच रहा होता, शायद मैं कहीं स्ट्रगलिंग में होता। तो अल्लाह ने मेरे रास्ते बनाता चला गया। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान अखबार में ही जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया 1992 में, तो आई वाज जूनियर सब एडिटर। तो वो हो रहा था कि लीड क्या बनाए अखबार की, उस टाइम अखबार की लीड बड़ा मैटर करती थी। अब आपका तो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ना ऐसी मजाक में, मेरे दोस्त है अजीज, वो अब दुनिया टीवी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने ऐसी मजाक में एक जुमला लिखा। मैंने कहा कि ये लीड होगी, मजाक हम जैसे जूनियर आपस में करते। उसने वो, मैं वाशरूम गया, उसने जाके वो सीएनई थे उस्मान यूसुफ साहब, उनको दे दिया कि देखो जी सारा ने देता। मकसद ये था कि मेरी जरा क्लास हो, क्योंकि उस्मान साहब बड़ा सख्त थे लेकिन मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने वो जुमला पढ़ा। बेदार वक्त साहब न्यूज़ एडिटर थे, उन्होंने कहा बेदार साहब जुमला तो पढ़ो। बेदार साहब ने पढ़ा, क्या किसने लिखा है? इतने में मैं वापस आ गया। तो उन्होंने कहा जी ये है। उनका इधर आओ, अब मैं बच्चा सा, मैंने नहीं नौकरी 2 साल हुए हैं। हाँ, तो ये जुमला आपने लिखा है? मैंने कहा जी सर। तो उस्मान साहब कहते हैं बेदार साहब से कि यार बड़ा कमाल जुमला है, पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी जंग जीत गया, तो यार बड़ा जबरदस्त जुमला ये। आप तो तू लिखा है? मैं कहा जी मैं लिखा। कह रहे ही लीड होगी। वाह, वो लीड हो गई। अब सब जो जूनियर्स थे उनको सांप सूंघ गया कि ये क्या हो गया। इसका ये तो शरारत थी ना कि आपके खिलाफ उन्होंने शरारत किया जाए, लेकिन वो उल्टा पड़ने की बजाय अल्लाह इज्जत देने वाला। अगेन मैं वही बात की, फिर अल्लाह ने एक मुझे खुद ब खुद एक मौका दिया। इस तरह चलता रहा काम, और फिर मैं ज़िया साहब की नज़रों में आ गया। ज़िया साहब ने फिर मुझे बड़ा, जिसे कहते हैं, पॉलिश किया। किस ईयर में? इट वाज 1994, जब पीक पे था। हाँ, बड़ा नाम था खबरें का। हाँ जी, खबरें मैंने ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब खबरें पीक पे था तो उसका लेआउट, उसकी सुर्खियाँ, उसका मिजाज जो था, वो एक यंग सा एडिटर इसाराना था जिसके हाथ में था, जिसको ज़िया साहब की आशीर्वाद थी। वहाँ मैंने फिर, मुझे अपनी क्रिएशन का पूरा मौका मिला। ज़िया साहब ने मुझे पूरा मौका दिया कि तुम जो करना चाहते हो करो। और फिर अल्लाह ने भाग लगाए, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, और मैं फिर। और टीवी में कब आए? अच्छा, टीवी में हुआ ये कि मैं आना तो शुरू हो गया था जब मैंने इनकलाब अखबार जियो निकाला, जंग ग्रुप का, मीर शकील साहब के साथ। तो जियो वाले कभी कभार मुझे ले लेते थे, लेकिन वो बस ऐसे ही। उसके बाद फिर मैंने दुनिया टीवी ज्वाइन कर लिया। दुनिया टीवी में भी मैं मॉर्निंग शो में कभी कभार, वो ने कोई बंदा नहीं मिलता था तो वो मैं अवेलेबल होता था, मुझे बिठा लेते थे। फिर मैं जब दिन गया तो दिन में मैंने फिर बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे फिर आप भी तशरीफ़ लाए। तो दिन में एक स्क्रीन की ग्रूमिंग जो है मुझे वो वहाँ से हुई। बिल्कुल सही। लेकिन ये वाला एरा है ना, ये वाला, इसमें मेरे 2 मोहसिन हैं जो जिन्होंने मुझे, आज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल पे कोई थोड़ी बहुत मेरी बात होती है तो वो उसके 2 मेरे मोहसिन हैं। एक चौधरी अकरम, चौधरी अकरम साहब समा मुझे लेके गए, और उन्होंने मुझे एक बड़े पैनल में जाके बिठा दिया, जिसमें आयशा बख्श साहिबा, हसन निसार साहब, अफसार आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, ज़ैगम साहब, ये लोग। ये तो भी रिसेंटली बात है ना, दो सालों के, 3-4 साल पहले। हाँ, क्योंकि अकरम चौधरी साहब जो है वो 2-3 साल से जी ठीक। अच्छा, लेकिन वहां से एक मेरी वो बनी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहां से चूंकि मुझे आदत है, पंगे लेने की शौक है, मैं, लोग ना इस बात से डरते हैं कि वो कोई स्टेप ले, मैं ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का मुझ पर ये, मैंने समा छोड़ा और टैलेंट ज्वाइन किया YBM साहब के कहने पे, यूसुफ बेग मिर्जा साहब के कहने पे। यूसुफ बेग मिर्जा साहब के कहने पे इसलिए आया कि यूसुफ साहब के दोस्त और मेरे एक दोस्त हैं सुहेल खान साहब, ठीक है, वो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं। सुहेल खान साहब सेक्रेटरी इत्तलात रहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, पाकिस्तान के, सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप वहाँ जाए, मैं इधर आ गया। यहाँ से अब चौधरी अकरम मेरे मोहसिन है जिन्होंने मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। फिर यूसुफ बेग मिर्ज़ा वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे ज़िया शाहिद के बाद
ज़िया शहीद ने मुझे प्रिंट मीडिया में वो मौका दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे ग्रूम करने में, और मेरे उसमें मैं कहता हूँ तो कभी कभी कि IBM साहब मैं आपकी प्रोडक्ट हूँ। तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने मुझे मेरी तराश खराश की, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत एतमाद दिया, मुझे उन्होंने इतना प्रेज़ किया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। मेरे बहुत सारे होने वाले वायरल जुमलों के पीछे बेग साहब है नहीं कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ने जो पढ़ लिया तो मैं बेग साहब का नाम नहीं लेना, लेकिन बेग साहब इज इंस्पिरेशन के बारे में जो गाइड करते हैं द बेसिक इंस्पिरेशन बिहाइंड माय क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि इतना ज्यादा आप क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, कोई किसी को सही भी समझते हैं आप सहाफत में? एंकर्स में चले, एंकर्स से बात करते हैं, फिर मैं सियासतदानों पे आता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस सहाफत में बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपसे अच्छे होने की बात नहीं कर रहा मैं, तो सहाफत की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं ज़िया शहीद की सहाफत का मती हूँ। ही वॉज अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड, इवन ही इज़ अ लेजेंड। मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने मीर शकील रहमान साहब के साथ काम किया, उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटर मालिक नहीं देखा मैंने मुजीबुर रहमान शामी से ज़्यादा साहब से ज़्यादा एथिक्स और इखलाकियात के हवाले से नहीं देखा कोई आदमी। ठीक है, मैं मुसादक क्रिएटिविटी के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो मालकान की बात मालकान की है। मैं लेकिन बहुत सारे लोग यार ऐसे फरिश्ते में हैं इस सहाफत में। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको फिर रीफ्रेज कर देता हूँ सवाल को। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप टीवी चैनल लगाएं तो क्या आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस तरफ टिल्ट कर रहा है? आप किसी एंकर का प्रोग्राम सुने तो क्या देखते ही आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे कल्टी मारी गई है? आप किसी एनालिस्ट को सुन लें तो आप सुन के आपको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि यार ये मेरिट की बात नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात है। तो मैं उसमें जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के इस वक्त जो चल रहा है उसके अंदर ऐसे लोग जो आज भी मेरिट पे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इस चीज़ से मौका मिल गया मुझे एक बात कहने का। अमूमन मुझे एक आ जाता है कि मैं ना PTI का कल्ट रखता हूँ। अच्छा, रखते हैं? और हाँ, भाई नोट बिल्कुल रखता हूँ। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ मैं, और मुझे इस पर कोई वो नहीं। तुम्हारे पॉडकास्ट में 3 दफ़ा कहता हूँ मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ठीक है ना, मैं इसमें कहीं वो नहीं करता। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अच्छा, उसकी रीज़न सुन लो। इमरान खान जब वजीर आजम था उस वक्त के मेरे इंटरव्यूज और कॉलम निकालें, इतने खिलाफ है इमरान खान के कि आप सोच नहीं सकते। तो फिर साथ क्यों है? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं इसलिए साथ हूँ इमरान खान के कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के डेमोक्रेसी की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान हमें बहुत सारे बातें कहने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े इखलाकी बुरान से गुजर है। एक ऐसा इखलाकी बुरान जिसमें हम अपनी आंखों देखे सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रखते। ठीक है ना, हमें इतनी जुर्रत नहीं है कि हम असल बात कह दें कि असल में है क्या है। कुछ नजर आते हैं, कुछ रुख आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है, हम कह नहीं सकते। मैं इमरान खान का वो नहीं हूं, मैंने सबसे ज्यादा तो उस पर तनकीद की है व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है हैदर, ये इस पर वो डिस्क्लेमर चलाना कि मेहमान की राय जाती राय है, हमारा उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं, ये नहीं चलेगा हैदर साहब, क्योंकि ये भी साफी है, उसामा साफी है। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं, हाँ नहीं दी, लेकिन मेरा हक है जो मैं कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं सर। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आप एक गैर जानिबदार अपनी पोजीशन लेंगे ना, नोबडी केयर्स, आपको कोई अहमियत नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा। नहीं, गैर जानिबदार होते हुए दूसरे के लिए तो आप फिर भी जानिबदार रहेंगे ना। नहीं, उसमें मैं एक बात बताऊं, इसमें जो बड़ी बारीक बात है ना, वो ये कि सहाफी इंसान है, सहाफी एक पाकिस्तानी है, वो अच्छे के साथ खड़ा होगा या बुरे के साथ खड़ा होगा। ठीक है ना, वो ये नहीं है कि वो उसका कल्ट किस तरफ है, वो उसका जमीर किस तरफ है, उसका जमीर क्या आवाज दे रहा है। और अगर वो जमीर की पैसे ले रहा है तो उससे ज्यादा तो अच्छी वो तवाइफ है जो कोठे के ऊपर बैठ के ओए किधर जाई जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कितनी ऑफर हुई है मैक्सिमम आपको लिफाफे की? यार मैं एक नाकाम सहाफी हूं,
मुझे पता नहीं कोई ऑफर ही क्यों नहीं करता यार, कभी नहीं हुई। करते ही नहीं यार। मैं तो कह रहा हूँ और लाइव कह रहा हूँ कि यार मुझे भी कोई ऑफर कर दो यार, मुझे अच्छा। कोई ऑफर ही नहीं करता। पता नहीं उन्हें ये क्यों लगता है कि ये ऑफर कबूल नहीं तो करेगा। क्या है ना आप इस पॉडकास्ट के तवज्जो से कि मैं देखने सुनने तुम वालों मेरी को तरफ से अपील कर दो ना कि भाई इसार अगर कोई राणा लिफाफा साहब- देना चाहता है, इसार राणा साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर को इस पॉडकास्ट के तवज्जो से ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुझे आज के दिन तक किसी किस्म के लिफाफे की कोई ऑफर नहीं हुई। मैं लिफाफा लेने के लिए तैयार हूं, मुझे लिफाफा दिया जाए, उसके बाद जो कहेंगे मैं वो बोलूंगा। और दूसरी बात ये कि मेरा ये वादा है कि जो मुझे लिफाफा देगा मैं उसका नाम लेके बोलूंगा कि उसने मुझे लिफाफा दिया है और उसने कहा कि ये बोलो और इतने पैसे दिए। और इतने पैसे दिए। अच्छा। ये मेरा वादा है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रमोशन करूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर ये उनकी ख्वाहिशों के नाम ना लिया जाए फिर? उसके पैसे अलग होंगे। अच्छा, उसके पैसे बताओगे, ठीक है। रेट भी बता दे फिर, ताकि वो भी हम तय कर ले। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये बात मैंने बहुत दफा कही है। 35 साल का मेरा कैरियर है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने को 10-12 अखबारात का एडिटर हूँ, 3-4-5 चैनल हेड रहा हूँ, एक अच्छा प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने एक घर ले रहा हूँ और अभी तक मैं उस घर की कीमत, पैसे पेमेंट नहीं कर सका। मैंने अपना बाई घर बेचा है, अपने पास एक प्लाट था वो बेचा है, कुछ पैसे थे वो बेचे, बैंकों के मेरी जूतियाँ घिस गई हैं कि मुझे कुछ कर्जा मिल जाए ताकि मैं वो भी इज्जत से दे सकूं, मैं अभी तक नहीं कर सका। मेरे बच्चे, मेरा बेटा नाइट शिफ्ट करता है एक चैनल में और सुबह वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मेरा एक बेटा नौकरी कर रहा है, ढूंढता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। मैंने या तो मुझे आज तक किसी ने कीमत नहीं दी या मैंने ली नहीं, ये तो अब देखने वाले ने फैसला करना है, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया। लेकिन मैंने जो सच है, मेरी नज़र में सच है, हो सकता है आपकी नज़र में ना हो, लेकिन मेरी नज़र में जो सच है, जो मेरा ज़मीर कहता है सच है, मैंने उसकी कीमत दी है, मैंने उसकी कीमत ली नहीं। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े इखलाकी मोहम्मद बिन कासिम मेरी आंखों के सामने मोटरसाइकिल से अरबोपति और करोड़ोपति हो गए, जिनके जो शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहन के आए थे, आज उनके नीचे वो अनफॉर्चुनेट गाड़ी, क्या नाम है उसका, फॉर्च्यूनर गाड़ी उनके नीचे है, कोठियां हैं, बंगले हैं, कोठे नहीं कह रहा, कोठियां बंगले हैं, ठीक है ना। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं एक घर के पीछे अभी भी स्ट्रगलिंग हूँ, उसके लिए कितना ज्यादा बड़ा कनाल तक का देख रहे हैं? हम तो ख्वाब भी मरलों में देखते हैं। अच्छा, कनालों में कहाँ देखेंगे। ठीक है। तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है